हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं और मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये हमारा बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हमने फर्स्ट में केवल फॉरेस्ट रिसोर्स देखा था और अब देखेंगे वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये एक ग्राफ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है वाटर का अर्थ में कैसा है। तो देखा जाए तो टोटल जो ग्लोबल वाटर है तो ओशियन में आपका 96.5% है, और अदर सैलाइन वाटर मतलब कि जो सॉल्टेड वाटर है ये आपका 0.9 है, और जो फ्रेश वाटर है वो 2.5% है। ओके, अब इस फ्रेश वाटर का मीन्स जो 2.5% अवेलेबल है उसका लगभग आपका 68% आपका ग्लेशियर और आइस कैप्स में है, और ग्राउंड वाटर में कितना है 30% है, और सरफेस या फ्रेश वाटर कितना है 1.2%। फिर फर्दर इस सरफेस या फ्रेश वाटर का 69% आपका ग्राउंड वाटर में है, या परमाफ्रॉस्ट मीन्स आपका परमाफ्रॉस्ट मीन्स कहलाता है कि जो ग्राउंड के नीचे आपका जो आइस वगैरह जमी होती हैं तो वो परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। और लेक्स में आपका 20.9 है। ओके, और सॉइल मॉइस्चर में देखा जाए तो 3.8% वाटर पाया जाता है। फिर आपका स्वैम्स में आपका 2.6 हुआ, रिवर्स में 0.49, लिविंग थिंग में 0.26 और एटमॉस्फेयर में 3% है। तो ऐसे करके ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर आपका 2.5% था, और जो सरफेस वाटर है जो हमारे यूज के लिए है बेसिकली तो वो आपका लेक्स में हुआ, और रिवर में है, और लिविंग थिंग में। ये तीन चीज़ में जो वाटर अवेलेबल है उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं वाटर रिसोर्सेस। तो वाटर रिसोर्सेस आर नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर दैट आर पोटेंशियली यूजफुल। ठीक है, जो कि पोटेंशियली यूजफुल है ना। बहुत ही ज़्यादा हम वाटर पे डिपेंड हैं, और अर्थ में हमारे 97% जो वाटर अवेलेबल है वो सॉल्टेड है। केवल जो 3% है, ठीक है, ओनली 3% वाटर इज फ्रेश वाटर। ओके, स्लाइटली ओवर 2/3 ऑफ दिस फ्रोजन मीन्स जो फ्रेश वाटर है उसका 2/3 आपका ग्लेशियर में फ्रीज है और पोलर आइस कैप्स में है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, विथ ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट अबव ग्राउंड और इन द एयर। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन आपका ग्राउंड में है और कुछ एयर में भी होता है। फिर क्या है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर इंक्लूड सरफेस वाटर, अंडर रिवर फ्लो, ग्राउंड वाटर एंड फ्रोजन वाटर। ये आपका फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। अंडर रिवर फ्लो जो भी रिवर का फ्लो है, ग्राउंड वाटर है, फ्रोजन वाटर है, सरफेस वाटर, ये सब फ्रेश वाटर में आते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि अबाउट 84% ऑफ टोटल ग्लोबल इवेपोरेशन ऑकर्स फ्रॉम ओशियन सरफेस। मतलब ओशियन में जो आपका पानी है तो वहाँ से ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इवेपोरेशन होता है तो उसका 84% आपका ओशियन से होता है, और 16% कहाँ से होता है, लैंड सरफेस से होता है। और ये जो पानी होता है, जो इवेपोरेशन होता है मतलब भाप जो बनने की प्रोसेस है, तो ये सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो सिर्फ 10 दिन तक वहाँ पे रह सकता है, उसके बाद वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ ही जाएगा। मतलब सिर्फ 10 दिन का उसका टाइम पीरियड होता है कि वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है, उसके बाद वो नीचे आएगा ही रेनफॉल के फॉर्म में। ओके, तो जो उसका रेजिडेंस टाइम है तो वो सिर्फ 10 डेज है। 10 डेज से ज़्यादा पानी नहीं रुक सकता है। नेक्स्ट है मेन सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर यूज आर फॉर आवर यूज आर। जो मेन सोर्सेज हैं वाटर के तो वो पहला इसमें आता है रेनफॉल। तो इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 15 इकोलॉजिकल रीजन। मतलब इंडिया को आप 15 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हो। ठीक है, सब जगह अलग अलग
इकोलॉजिकल सिस्टम पाया जाता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था जो प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देखोगे तो टुंड्रा इकोसिस्टम और मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये सब आते हैं। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। तो इस तरह अगर आप पर्टिकुलर देखोगे तो 15 पारिस्थितिक क्षेत्रों में आप इसे विभाजित कर सकते हो। ठीक है। द वास्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री इज रिफ्लेक्टेड इन द डाइवर्सिटी इन द अवेलेबल वाटर रिसोर्स। मीन्स जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आप वहाँ की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बता सकते हो। विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 1170 मतलब इंडिया में एनुअल रेनफॉल 1170 होती है, जिससे कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेस्ट कंट्री है। मीन्स सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउएवर देयर आर लार्ज वेरिएशन इन द सीजनल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द कंट्री। देखिए, अब जो पानी आपका बरसता है तो वो सब जगह एक समान नहीं बरसता, सब जगह अलग अलग बरसता है। मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे उसके अकॉर्डिंग बारिश होती है। जैसे कि चेरापूंजी जो नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, 11,000 समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा है। और अगर जैसलमेर में देखें तो बहुत ही कम है, 200 जो कि बहुत कम मानी जाती है ना। तो अगर आप इन सब का एवरेज निकालोगे ओवरऑल तो इंडिया में कितना होता है, 1170 वर्षा आपकी वार्षिक औसत वर्षा जिसको कहते हैं, तो वो 1170 है। ठीक है। तो सेकेंड सोर्स है अपना ग्राउंड वाटर। तो इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इट्स एनुअल रेनफॉल। तो जो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है तो उसका 10 गुना हमारा ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड में वाटर पाया जाता है एक्चुअली। फिर क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंट्री हैज़ एन एनुअल एक्सप्लोरेटेबल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ 26.5 मिलियन हेक्टेयर मीटर। मीन्स ये कह रहा है कि भारत सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार देश में 26.5 मिलियन हेक्टेयर मीटर की वार्षिक भूजल की क्षमता है। मतलब जो ग्राउंड वाटर आपका पाया जाता है तो 26.5 मिलियन हेक्टेयर मीटर पर ईयर इतना अवेलेबल हो सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इतना आप खपत कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नियरली 85% ऑफ करेंटली एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर इरिगेशन। मतलब आज के टाइम पे जो आपका ग्राउंड वाटर यूज होता है तो 85% आपका सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए यूज होता है। ठीक है, इरिगेशन के लिए, जो कृषि में सिंचाई होती है, तो मतलब 85% ग्राउंड वाटर समझ लीजिए वहाँ पे यूज होता है। बाकी 15% हमारा सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए है। तो ग्राउंड वाटर अकाउंट्स फॉर एज मच एज 70 to 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस एट्रीब्यूट टू द इरिगेशन। तो जो ग्राउंड वाटर है हमारा, तो बेसिकली 70 to 80% हमारा मीन्स देखा जाए तो कवर कर रहा है। मतलब सिंचाई के कारण जो कृषि उपज के मूल्य का 70 से 80% तक भूजल उपयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर अवेलेबल है, तो इंडिया में देखा जाए तो 14 मेजर हैं और 44 मीडियम हैं और 55 माइनर रिवर बेसिन हैं। ठीक है। द मेजर रिवर बेसिन constitute about 83 to 84% of total drainage area। जो मेजर आपके मीन्स उपयोग का, जो पानी के उपयोग का जो क्षेत्र है, तो 83 से 84% आपका सरफेस वाटर कवर करता है। जो हम जल यूज करते हैं तो सरफेस वाटर हमारा कितना कवर कर रहा है, 83 से लेके 84% तक। और अगर हम मध्यम नदियों की बात करें तो वहाँ से हम 91% तक उसका उपयोग करते हैं।
फिर क्या बोल रहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई ढांचा है, लेकिन सिंचाई क्षमता कम है। तो सिंचाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, तो वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी इफिशियंसी कम है। ठीक है, लगभग 35% है। नेक्स्ट, वाटर यूज, जो वाटर अवेलेबल है तो उसके यूज की ये एनालिसिस है कि ऑन ग्लोबल बेसिस वाटर यूज हैज इंक्रीज्ड 4 to 8% पर ईयर सिंस 1950। मतलब 1950 से लेके अभी तक में 4 से 8% तक हमारा वाटर यूज या वाटर कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल वाटर यूज इज अकाउंटेड बाय एग्रीकल्चर। मीन्स वर्ल्ड वाइड, ओवरऑल वर्ल्ड में 70% जो वाटर का यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि कृषि के लिए यूज हो रहा है। और 10% सिर्फ हमारा कहाँ यूज हो रहा है, डोमेस्टिक में, घरों वगैरह घरेलू के लिए, और म्युनिसिपल सप्लाई जो नगर पालिका की जो सप्लाई होती है, तो 10% वहाँ पे यूज होता है। बाकी जो बचा हुआ वो इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि सीमेंट में, माइनिंग में, फार्मास्यूटिकल कंपनी, डिटर्जेंट, लेदर इंडस्ट्री, इन सब में बाकी पानी हमारा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज डिक्लाइंड बाय 2/3। मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक में पानी जो हमारा अवेलेबल था तो 2/3 घट चुका है। 2/3 पोर्शन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 1/3 बचा है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उनमें से कौन सा है, आपका एग्रीकल्चर है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, ये जो भी इंडस्ट्री हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज कर रही हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक देखा जाए तो 40 गुना ज़्यादा यूज करने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वाटर डिमांड इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्रीज टू-फोल्ड इन 2025 कंपेयर टू डिमांड इन 1990। मतलब 1990 से अगर हम कंपेयर करें कृषि क्षेत्र में तो 2025 तक हम दोगुना यूज करेंगे कृषि क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स से के लिए मतलब बेसिकली उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, सरफेस वाटर्स आर ओवरड्रॉन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सरफेस वाटर का यूज हम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि लेक्स और रिवर्स, इन सब का। ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सरफेस वाटर द नियर बाई वेटलैंड में ड्राई अप। अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे आसपास का जो एरिया है जहाँ पे पानी है तो वो सूख जाएगा। व्हेन मोर ग्राउंड वाटर इज रिमूव्ड फॉर ह्यूमन यूज दे कैन बी रिचार्ज्ड बाय रेनफॉल और स्नो मेल्ट। जब हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज करेंगे तो उसको रेनफॉल मतलब बारिश या स्नो मेल्ट से रिचार्ज किया जा सकता है, वापस से वहाँ उसमें पानी पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो ड्राई आउट। अगर उसको भी ज़्यादा यूज करेंगे तो वो भी सूख सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है वाटर रिसोर्स की। नेक्स्ट, एक्सेसिव इरिगेशन इन सेमी एरिड एंड एमिड रीजन्स कैन कॉज सॉल्ट एक्यूमुलेशन इन द सॉइल ड्यू टू विच क्रॉप प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन। अगर एक्सेसिव ज़्यादा सिंचाई हम सूखे एरिया में अगर करते हैं तो सॉल्ट एक्यूमुलेट हो सकता है वहाँ पे, नमक, मिट्टी में नमक का संचय हो सकता है, जिससे कि वहाँ पे कृषि की जो उत्पादकता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, तो वो घट सकती है। द कंटिन्यूअस डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर along the coastal regions often lead to movement of saline sea water into freshwater wells, spoiling their water quality। ठीक है, अगर आप ग्राउंड वाटर का कंटिन्यू डिप्लीशन करते जाओगे तो कोस्टल रीजन में क्या होगा कि आपका जो सेलाइन वाटर है, मीन्स जो सॉल्टेड वाटर है, तो वो फ्रेश वाटर में कहीं ना कहीं आ जाएगा और जो फ्रेश वाटर की जो क्वालिटी है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हैवी रेनफॉल्स रिजल्ट्स इन रैपिड रन ऑफ फ्रॉम एरियाज हैविंग द एक्सपोज्ड सॉइल particularly on mountain slopes।
जो हैवी रेनफॉल होती है तो उससे क्या होगा, रैपिड रन ऑफ होएगा, मतलब मिट्टी का उखड़ना, बेसिकली रन ऑफ मतलब कि मिट्टी का विघटन होना, है ना, जमीन से जहाँ पे वो लपटी होती है तो उससे हटना मीन्स रन ऑफ कहलाता है। तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होएगी तो मिट्टी आपकी क्या होगी, मिट्टी का क्षय होगा, ठीक है। दिस नॉट ओनली कॉज सॉइल इरोजन बट पुट्स लो लैंड एरिया एट एक्सट्रीम रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लडिंग। तो अगर मिट्टी वहाँ से निकल के नीचे तरफ आएगी तो लो लैंड मतलब जो नीचे वाले एरिया हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होएगा ड्यू टू फ्लडिंग, बाढ़ के कारण उनको नुकसान हो सकता है या जोखिम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर वाटर वेस्टेज बाय इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन। अगर आप कृषि की मतलब सॉरी सिंचाई की अगर आप इफिशियंसी इम्प्रूव करोगे तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो एग्रीकल्चर वाटर वेस्टेज है, जो कृषि का जल अपव्यय है, उसको आप कम कर सकते हो। मतलब आप सिंचाई की दक्षता को अगर अच्छे से इम्प्रूव कर लो या उसको मीन्स अच्छे से यूटिलाइज कर लो तो जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वाटर वेस्ट है, तो उसको आप रोक सकते हो। बाय द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन प्लांट एब्जॉर्ब लेस देन 50% ऑफ वाटर अप्लाइड टू द सॉइल, द रेस्ट इज लॉस्ट। मतलब ये कह रहा है कि जो सिंचाई की पारंपरिक विधि है उस तरीके से अगर आप सिंचाई करते हो तो पौधे क्या करते हैं, पानी को 50% से कम यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप पारंपरिक तरीके से जैसे कि सिंचाई होती है वैसे करोगे तो 50% तक कम मीन्स सोखते हैं पानी को, बाकी आपका क्या होता है, बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज इन इंडस्ट्री बाय रिसाइकलिंग द यूज्ड वाटर। आप यूज्ड वाटर को रिसाइकिल करके जो इंडस्ट्री में वाटर वेस्ट होता है उसको भी रोक सकते हो। रिड्यूसिंग डोमेस्टिक वाटर वेस्टेज बाय कंस्ट्रक्टिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड रिसाइकलिंग द ट्रीटेड वाटर। जो डोमेस्टिक में आप मतलब घरेलू में घरों वगैरह में आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करके भी आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय एम्प्लॉइंग प्रैक्टिस टू स्टोर रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी आप जल को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो पानी बरसता है उनको उसको स्टोर करके आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट लगा सकते हो जिससे कि पानी कंजर्व हो सके, बचा रह सके, है ना, और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए जिससे कि। फिर एफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर शेड टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मतलब कि डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट, मतलब पेड़ लगाना। और प्रोटेक्शन ऑफ वाटर शेड, वाटर शेड बेसिकली ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे कई क्यारियाँ बनी हुई हैं और वहाँ से पानी किसी बड़ी जगह पे जा रहा है तो उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। उस क्यारियाँ को क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे, है ना। किसी तालाब, मान लीजिए कोई तालाब है और छोटे छोटे क्यारियों से अगल बगल से पानी जा रहा है तो उस रास्ते को हम बोलेंगे वाटर शेड। तो उस वाटर शेड को भी इम्प्रूव करके आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मिनरल रिसोर्स। तो मिनरल्स एसेंशियल टू आवर इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी एंड डेली लाइफ आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। मीन्स हमारे औद्योगिक समाज और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है। मीन्स जो मिनरल्स हैं तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं बेसिकली, और हमारी डेली लाइफ या इंडस्ट्री के लिए हम यूज करते हैं। Due to the increase in industrialization, the consumption of minerals has increased tremendously all over the world. तो जो औद्योगिकीकरण हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मिनरल का कंजम्पशन भी हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्रीज होता जा रहा है। तो जिससे कि जो मिनरल हैं तो वो शॉर्ट सप्लाई हो जा रही है उनकी, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, मरकरी, टंगस्टन, ठीक है। और ये अगले 20 से 100 साल के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स कैन बी मेटेलिक, दैट इज
आयरन, कॉपर, गोल्ड ये आपके क्या है, मेटेलिक हैं। और नॉन मेटेलिक में आपके सैंड है, मीन्स जो रेत है, 12 स्टोन मतलब 12 पत्थर, मीन्स जो रिंग के फॉर्म में हम पहनते हैं। नेक्स्ट फॉस्फेट, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटेलिक हैं। यहाँ पे टेबल है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ मिनरल्स हैं और उनके यूज। तो एल्यूमिनियम है, इसका हम कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में यूज करते हैं, है ना, और पैकेजिंग में यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह है। फिर क्रोमियम है, इसका क्रोम प्लेट या स्टील एलॉय, स्टील के जो एलॉय होते हैं, मतलब कई धातुओं का मिश्रण, मिश्रण को क्या कहते हैं, एलॉय, तो उसमें यूज करते हैं। कॉपर का जानते ही हैं कि कई जगह यूज होता है आपका, है ना, वायरिंग वगैरह में, पाइप में, और एलॉय मटेरियल इन गोल्ड ज्वेलरी, यहाँ पे भी आपका कॉपर के यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड का तो है ही है ज्वेलरी वगैरह में, और एलॉय में भी यूज होता है। डेंटिस्ट्री मतलब दांत वगैरह भी लोग लगवाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आयरन। आयरन आपका प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ स्टील है। नेक्स्ट है लेड। लेड का यूज होता है पाइप्स में, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स में, पिगमेंट्स में। फिर नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस का मेडिसिन में यूज होता है ज़्यादातर, और फर्टिलाइजर्स में और डिटर्जेंट में। ओके। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल कंजर्वेशन मेजर इन्वॉल्व देयर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। मिनरल का कंजर्वेशन आपका मीन्स रिसाइकल और रीयूज से मीन्स रिलेटेड है। इन रिसाइकलिंग यूज्ड एंड डिस्कार्डेड आइटम आर कलेक्टेड, रीमेल्टेड एंड रीप्रोसेस्ड। मीन्स रिसाइकलिंग में आप क्या करते हो, जो डिस्कार्डेड, आपके डिस्कार्डेड जो आइटम होते हैं उनको आप कलेक्ट करते हो, मतलब डिस्कार्डेड मतलब जो बेकार है, जिसको आप समझते हो अब इसका कोई यूज नहीं है, तो उसको कलेक्ट करते हैं, फिर रीमेल्ट करते हैं और उसको रीप्रोसेस्ड करके न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आयरन का स्क्रैप, ठीक है, और एल्यूमिनियम कैन, इन सब को हम दोबारा से रिप्रोसेस्ड करके नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सम मिनरल्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल्ड, दैट इज गोल्ड, लेड, निकल, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक, इन सबको आप रिसाइकल कर सकते हो। हाउएवर मिनरल्स इन अदर प्रोडक्ट आर लॉस्ट। जबकि कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि पेंट में आपका जो घरों में जो पेंट होता है तो उसमें लेड, जिंक, क्रोमियम ये सब भी मिला रहता है, और वो पेंट होने के बाद वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग नॉट ओनली रिन्यू द मिनरल रिसोर्स बट ऑल्सो हेल्प इन। मतलब जो रिसाइकल और रीयूज करते हो तो केवल ना केवल वो मिनरल रिसोर्स को रिन्यू करता है, जबकि इन चीज़ों पे मदद करता है, जैसे कि सेविंग अनस्पॉइल्ड लैंड फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन ऑफ माइनिंग। मतलब आपको माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अनस्पॉइल्ड मतलब जो सही जगह, जो अच्छी जगह है उसको आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड बोल रहा है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब जो सॉलिड वेस्ट अवेलेबल हो जाता है, मीन्स जो आपका एल्यूमिनियम वगैरह है, तो वो आपका जो एल्यूमिनियम वगैरह है वो आपका क्या रहता है कि इकट्ठा नहीं होने पाता, आप उसको रीयूज कर लेते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड पॉल्यूशन। आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करते हो और पॉल्यूशन को भी होने से बचाते हो, ऐसा करके, रिसाइकल करके। ओके। तो ये था आपका मिनरल रिसोर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।